हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सीधे स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हम पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आप सीधे ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पॉसिबल है कि समझ में नहीं आएगा। पहले आप लेक्चर 1 एंड 2 देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आए। ठीक है। From the following information, calculate net cash flow from operating activity and financing activity। दोनों बताना है हमको। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख एंड 22 लाख 50,000। ठीक है, तो आपको ये समझ में तो आ रहा है कि हम यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं। जो कौन सी एक्टिविटी होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 1,50,000 था, कम हो गया 75,000 हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिडम्पशन कर रहे हैं। तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। और इस पे हमको ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो दो एफ यहाँ पे आ गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हम शेयर इशू कर रहे हैं, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं था, अब यहाँ पे प्रीमियम आ गया 75,000 का, तो हमने यहाँ मतलब प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका कहाँ आता है मालूम है आपको, O1 में आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग 1 में आएगा। उसके बाद 10% डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इस पे अपन 10% डिविडेंड देंगे ना। तो 10% डिविडेंड यदि हम देते हैं तो आपको याद होगा कि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आता है। अगर आपको याद होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के स्टेप 1 में हम क्या फाइंड करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब बिफोर टैक्स आता है तो उसमें आ जाता है बिफोर रिजर्व, बिफोर डिविडेंड, बिफोर टैक्स। अगर ये सब याद नहीं आ रहा है तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले एक बार देखें। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है ये O1 में भी आएगा। फाइनेंसिंग में तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मगर इट विल अपीयर इन O1 ऑल्सो, है ना। आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आपको याद होगा। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस O1 बराबर है। उसके बाद 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर, यहाँ पे कोई डिवेंचर इशू नहीं हो रहे हैं, मगर ये जो 10% डिवेंचर का मतलब क्या है कि हमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 10% इंटरेस्ट किस पे देंगे, इस पे या इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो हमें 10% डिवेंचर, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7,50,000 पे। तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी है, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मगर साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि इस एक्टिविटी का एडजस्टमेंट आपका ऑपरेटिंग में भी होता है। अगर आपको याद है, ऑपरेटिंग 2 में हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, है ना। ऐसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को इम्पेक्ट किया है, तो उनका वापस एडजस्टमेंट करते हैं। आपको मालूम होगा कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसीलिए वापस हम ऑपरेटिंग 2 में उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपको याद आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर बोल रहा हूं मैं, आप ऑपरेटिंग एक बार अच्छे से देखिए, फिर ये लेक्चर कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑपरेटिंग 2 में भी आएगा, फाइनेंसिंग में आने के अलावा। ठीक है, ऑपरेटिंग 2 में हम वापस उसका एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए अब क्या बोलता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो, प्रीमियम ऑफ 5% पे हम इसको रिडीम कर रहे हैं, तो ये आपका आपका एक और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, है ना। आप ये जो 75,000 के शेयर रिडीम कर रहे हैं, इस पे आपको 5% क्या देना पड़ेगा, 5% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा, है ना, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम ऑपरेटिंग 2 में कौन कौन सी चीजें लिखते हैं। आपको याद होगा, डेल और ड्रिप, डेल को ऐड करते हैं, ड्रिप को माइनस करते हैं।
डेल मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन, उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया है, हम उसको वापस जोड़ते हैं। अमोर्टाइजेशन, उसने भी हमारे प्रॉफिट को कम किया है, उसको भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके अलावा आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ने भी हमारे प्रॉफिट को कम किया है, उसको भी हम जोड़ते हैं। और आखिरी में आता है एल, एल से आता है आपका लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। या फिर आपको याद अगर हो तो बता दे रहा हूं कि प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। हमने यदि रिडम्पशन में क्या दिया है, प्रीमियम दिया है, तो ये भी हमारा लॉस हुआ है, और इसको भी फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसका भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा O2 में। O2 याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो O2 में हम क्या करेंगे इसको भी, तो ये जो प्रीमियम ऑन 5% जो प्रीमियम है, ये आपका किधर आएगा, O2 में भी आने वाला है, दोनों में आएगा। क्लियर है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 8%। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखो यहाँ पे हम डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे 8% दे रहे हैं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 8% फ्लैट दिया जाता है, पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन उसका कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो 8% जो दिया जाएगा, बात आती है कि वो इधर इस पे दिया जाएगा या इस पे दिया जाएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास 31 मार्च 2016 को आपके पास जो शेयर्स थे वो कितने के थे, 15 लाख रुपए के थे। और 1 अप्रैल 2016 दूसरे ही दिन हमारे पास कितने के शेयर्स हो गए, हमने कितने और इशू कर दिए, 7.5 लाख रुपए के और इशू कर दिए। तो हमारा अब टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया, 22,50,000। तो बात आती है कि अगर आप ये 8% दे रहे हैं डिविडेंड, साल भर में कभी भी दिया हो आपने, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2017 आपने कभी भी 8% डिविडेंड दिया हो, आप वो किस पे देंगे, 15 लाख पे देंगे कि 22,50,000 पे देंगे। क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक हमारे पास जो शेयर्स रहे हैं वो 22,50,000 के ही रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 तक हर दिन हमारे पास जो शेयर्स रहे हैं वो 22,50,000 के रहे हैं। तो आपको जो डिविडेंड देना है वो भी तो 22,50,000 पे ही देना पड़ेगा, 15 लाख पे आप वो डिविडेंड नहीं देंगे। ये बात समझ में आई, क्लियर है। और यदि वो डिविडेंड देते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और यदि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो आपको याद होगा कि डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स आल्सो अपीयर्स इन O1। आप जब फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो दिस विल अपीयर इन O1 आल्सो। इसका भी डिविडेंड अपीयर होगा और इसका भी डिविडेंड अपीयर होगा। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है। फिर से वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आपका स्टेप 1 होता है, O1, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आप लोग नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 6 लाख माइनस 3 लाख, कितना हो गया, 3 लाख रुपए हो गया ये आपका नेट प्रॉफिट। उसके बाद O1 में आपका आएगा, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड हम चलिए ऐड करते हैं। तो डिविडेंड आपके पास अब ये भी है और आपके पास ये भी है, तो डिविडेंड किस पे दें, डिविडेंड हम इस पे भी देंगे और इस पे भी देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो किस पे, इस वाले अमाउंट पे दें कि इस वाले अमाउंट पे, अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि इक्विटी शेयर्स आपने साल के शुरुआत में इशू कर दिए थे, तो आपको जो देना पड़ेगा वो किस पे देना पड़ेगा, इस पे देना पड़ेगा। 22,50,000 पे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। कितना देना है, 22 लाख का 8%, दैट इज 1,80,000। तो 1,00,000 ये इक्विटी का है, ठीक है, इक्विटी का है 1,80,000, ठीक है। और ऐड फिर से किया हमने डिविडेंड किस पे, प्रेफरेंस शेयर पे। तो प्रेफरेंस शेयर पे
1,50,000 पे कि 75,000 पे? बताइए। तो आपको मालूम है कि लिखा है इसमें एट द एंड ऑफ ईयर प्रेफरेंस शेयर बाय रिडीम। तो आपने साल भर आपके पास जो शेयर्स हैं वो कितने के रहे हैं? 1,50,000 के रहे हैं। तो आपको जो डिविडेंड देना पड़ेगा वो भी किस पे देना पड़ेगा? 1,50,000 पे ही 10% देना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी 15,000। ठीक है, ये समझ में आया? O1 में आपके पास ये एक और दो दो चीजें आ गई आपके O1 में। तो O1 आपका हो गया 4,80,000 और 15,000 हो गया 4,95,000। 4,95,000 ये आ गया आपका 4,95,000। एक सेकेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 4,95,000। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसके बाद आपका O2 आता है। O2 में क्या आता है? आपका आता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यू हैव टू लिखना पड़ेगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी जगह O2 लिख रहा हूँ। तो जहाँ भी O2 लिखा है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्लियर है ये? तो O2 में आपका सबसे पहले आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। कितना है? 75,000। आपको याद होगा एक्सपेंसेस को O2 में ऐड करते हैं और इनकम को माइनस करते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपने रिडम्पशन किया ना प्रेफरेंस शेयर का। देखिए यहाँ पे 1,50,000 के थे, 75,000 के आपने रिडीम कर दिए। तो उस पे कितना देना है? उस पे देना है ये 5%। तो 75,000 का 5% हो जाता है 3,750। ठीक है, ये आपका O2 हो गया। मेरे ख्याल से O2 के अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। O3 वगैरह यहाँ पे है ही नहीं। तो 4,95,000 प्लस 75,000 प्लस 3,750। तो that will become 5,73,750। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना? इसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू किया? 7,50,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे आइए, एक और एफ है ना? एक और एफ किस चीज का है? आपने क्या दिया है? 8% डिविडेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 8% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। किस पे कैलकुलेट करेंगे? 22,50,000 पे कि 15 लाख पे? अभी अभी डिस्कस किया। 22,50,000 याद है ना? 22,50,000 का 8% कितना हो जाता है? 1,80,000। ये पहले भी कैलकुलेट किया O1 के लिए अपन ने। ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया। और ये इशू किया, ये तो पैसा आया, डिविडेंड दिया, ये पैसा आपके पास से गया। ये आपका इक्विटी शेयर की दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी कवर हो गई। अब आइए प्रेफरेंस शेयर पे। प्रेफरेंस शेयर पे सबसे पहले रिडम्पशन हुआ है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन हुआ है तो पैसे हमारे पास से गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने उस पे प्रीमियम भी दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना प्रीमियम दिया आपने? 75,000 के शेयर रिडीम किए, उस पे 5% आपने प्रीमियम दिया। तो ये भी आपके पास से पैसे चले गए 3,750। और तो और आपने इस पे डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड दिया है आपने, ये देखो 10%। किस पे?
1,50,000 पे, तो 1,50,000 का 10%, सॉरी 10% कितना हो गया? 15,000। तो ये भी आपने डिविडेंड भी दे दिया, बराबर है। और है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है ना। हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे, तो 75,000 आ गए हमारे पास, ठीक है। और है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो 7,50,000 का 10%, ये 75,000 आपने इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -6। हाँ जी, ये आ गया आपका 4,7,6,2,5,0। पॉजिटिव में है, मतलब ये पैसे आपके पास आए हैं, तो हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से वैरायटी कवर करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से नहीं आते हैं, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। एग्जाम में कैसे आते हैं वो अपन देखेंगे एक बार अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता है, मगर आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं, बाय बाय।